इस वीडियो में हम क्लास 8 लिविंग साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग वेज में यूज़फुल हैं: फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स और वैक्सीन बनाने में, एग्रीकल्चर में और एनवायरनमेंट क्लीन करने में। अब फर्स्ट यूज़ पढ़ते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। बैक्टीरिया कुछ फूड्स बनाने में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियम है जो मिल्क को खट्टा करता है और मिल्क से कर्ड बनाने में यूज़ होता है। चीज़ भी मिल्क में बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा बनता है। बैक्टीरिया टी, कॉफ़ी और कोको बनाने में यूज़ होता है। अब मेकिंग कर्ड और चीज़ पढ़ते हैं। बैक्टीरिया हमारे बहुत कॉमन फूड बनाने में यूज़ होता है। एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। मेकिंग कर्ड। एक पैन में मिल्क को 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। अब 1 टेबलस्पून कर्ड मिला लो, ढक के रख दो और 6 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही रख दो। पैन का मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ठंडी जगह रखते हैं तो अवन 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ऑफ कर दो और मिल्क और कर्ड के मिक्सचर को 6 से 8 आवर्स अवन में रख दो। कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है। जब थोड़ा सा कर्ड मिल्क में मिलाते हैं तो लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई होकर और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पेज 27। अब फैक्ट पढ़ते हैं। कर्ड एक न्यूट्रिशियस फूड है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कर्ड एक न्यूट्रिशियस फूड है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में इलनेस कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और डाइजेशन के लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है उसे प्रमोट करता है। ये फ्रेंडली बैक्टीरिया मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और बी ग्रुप के विटामिन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बहुत सी कंट्रीज़ में कर्ड या दही को प्लेन योगर्ट कहते हैं। यह बहुत से फ्लेवर्स में आते हैं जैसे कि फ्रूट और चॉकलेट। इंडस्ट्रीज़ में भी मिल्क में लैक्टोबैसिलस मिलाकर कर्ड बनाते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया मिलाते हैं जैसा चीज़ चाहिए होता है। अब मेकिंग ब्रेड पढ़ते हैं। खाना बनाने में यीस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं। डो में यीस्ट का इफेक्ट पढ़ते हैं। ½ kg आटा या मैदा लो। वाटर 1 कप में वार्म वाटर लो ताकि 1/3 कप भर जाए। अब 2 to 3 टेबलस्पून शुगर पानी में डालो और मिक्स करो। अब ½ चम्मच यीस्ट पानी में डालो। अब कप को ढक दो और आधे घंटे के लिए छोड़ दो। अब ये शुगर और यीस्ट सॉल्यूशन को आटे में डालो और डो बनाओ। डो को कवर करो और 2 to 3 आवर्स के लिए वार्म प्लेस में रखो। क्या डो फूल गया? अब आप देखोगे कि डो फूल गया है और थोड़ा बढ़ गया है। यीस्ट शुगर का यूज़ करता है फूड के लिए। शुगर के ब्रेकडाउन प्रोसेस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण डो फूल गया था। ये डो ब्रेड बनाने में यूज़ होता है। जब इस डो को बेक करते हैं तो गैस के और ज़्यादा बबल बनते हैं हीट के कारण। जैसे ही गैस बाहर निकलती है ब्रेड फूल जाती है और सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाती है। हीट की वजह से अल्कोहल एवोपरेट हो जाता है। अब इडली, डोसा और ढोकलास बनाना पड़ते हैं। इडली और डोसा को दाल और राइस को पीसकर बने मिक्सचर से बनाया जाता है। इस मिक्सचर को कुछ आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन मिक्सचर में प्रेजेंट बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। मिक्सचर फूल जाता है और खट्टा हो जाता है। गुजरात के पॉपुलर फूड आइटम ढोकला मिक्सचर में यीस्ट मिलाया जाता है ताकि ढोकला सॉफ्ट बने। इस केस में
फर्मेंटेशन नेचुरली नहीं होता है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स पढ़ते हैं। हमने देखा कि यीस्ट के द्वारा शुगर के फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। 1/3 कप वार्म वाटर लेना है, 2 to 3 टेबलस्पून शुगर मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें। अब हाफ चम्मच यीस्ट मिला दें, कप को कवर करें और 4 to 5 आवर्स के लिए वार्म प्लेस में रखें। अब सॉल्यूशन को स्मेल करें, क्या अल्कोहल की स्मेल आ रही है? अल्कोहल और अल्कोहल ड्रिंक्स बनाने में यीस्ट के द्वारा शुगर के फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल और अल्कोहल ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। वाइन और बियर के प्रोडक्शन में ये डिफरेंस है कि शुगर का प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। वाइन ग्रेप्स में शुगर के फर्मेंटेशन से बनती है और बियर जर्मिनेटिंग बार्ले में शुगर के फर्मेंटेशन से बनती है। बार्ले यानी कि जौ। फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दूसरे यूज़ पड़ते हैं। कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और जापान में कुछ सी वुड्स जैसे कि केल्प को फूड की तरह यूज़ करते हैं। केल्प में पोटेशियम और आयोडीन ज़्यादा होता है। आइसक्रीम और जेलीज जैसे फूड में एल्जिन जैसे कि एल्गे से मिलता है, उसे मिलाया जाता है ताकि फूड थिक हो जाए। अब पेज 28 देखते हैं। अब मेडिसिन्स और वैक्सीन मेकिंग बढ़ते हैं। बैक्टीरिया और फंगाई मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। ये मेडिसिन्स डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है या किल करती है और इसलिए डिसीज़ क्योर करने में इनका यूज़ होता है। पेनिसिलिन मोल्ड की स्पीसीज़ जैसे पेनिसिलियम से मिलता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी से बने हैं। एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स और प्लांट्स के कुछ डिसीज़ कंट्रोल करने में भी यूज़ किया जाता है। अब फैक्ट पढ़ते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कुछ हार्ड बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स से किल नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं और बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब डॉक्टर ना कहे एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तब तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स हमेशा प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए और डॉक्टर ने जो कोर्स बताया है उसे कंप्लीट करना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैक्सीन बनाने में यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स एनिमल्स और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है। डिसीज़ जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन द्वारा प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। वैक्सीन में डेड या कमज़ोर माइक्रोब्स होते हैं। जब ये पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इनसे फाइट करने के लिए। एंटीबॉडीज़ बॉडी में हमेशा रहती हैं जो फ्यूचर में डिसीज़ के जर्म्स से लड़ते हैं। जब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है डिसीज़ से लड़ने के लिए, इसलिए वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ह्यूमन हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं वो बैक्टीरिया से मिलता है। ये इंसुलिन जो बैक्टीरिया से मिलता है उसे डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं जिसकी बॉडी कम इंसुलिन बनाती है या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाती। अब एग्रीकल्चर में यूज़ पढ़ते हैं। बैक्टीरिया राइजोबियम प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, जैसे कि ग्राम, पी यानी कि मटर और बीन। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट्स कन्वर्ट करते हैं जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में प्लांट के लिए सर्व किया जाता है।
कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब एनवायरनमेंट क्लीनिंग में माइक्रोब्स का यूज़ देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ डेड ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं ताकि उन्हें फूड मिल सके। बिना बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स के पाइल्स अर्थ को कवर देते हैं, यानी कि कवर कर देते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं तो वो प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं जो कि सॉइल में रिस्टोर हो जाता है। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फिर से रिस्टोर हो जाते हैं। अब पेज 29 देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया सीवेज और दूसरे वेस्ट को पानी में डिकम्पोज करते हैं। ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री करने का नेचुरल मेथड है। एल्गे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन देते हैं। ये माना जाता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो इनिशियली ओशंस में एल्गे के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। अब फैक्ट पढ़ते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार अगर डेड टिश्यू को डिकम्पोज नहीं करा जाता तो उन्होंने कहा है कि अर्थ पर 20 किलोमीटर हाई ही बना दिया होता, यानी कि एक 20 किलोमीटर हाई डेड टिश्यू का ढेर खड़ा हो जाता। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ और यूज़ पढ़ते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि काऊ, गोट और शीप के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ रहते हैं। ये एनिमल्स को ग्रास और प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। एनिमल्स खुद से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया टोबैको, लेदर और जूट इंडस्ट्रीज में यूज़फुल है। टैनिंग एनिमल स्किन्स को केमिकल्स की हेल्प से लेदर में बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़फुल है, यानी कि हेल्पफुल है। जूट इंडस्ट्री में जूट प्लांट्स को पानी में डुबाते हैं जहाँ बैक्टीरिया के कारण फाइबर्स टिश्यू से सेपरेट हो जाते हैं। फिर फाइबर्स को जूट क्लॉथ में वुवन करते हैं। विलेजेस में एनिमल वेस्ट, क्रॉप का लीफी वेस्ट एक्सेट्रा को बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन के बिना और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जो फ्यूल की तरह यूज़ होती है। यह बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस या जर्म्स कहते हैं। डिसीज़ कॉज करने के लिए जर्म्स को पहले हमारी बॉडी के अंदर जाना पड़ता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जर्म्स बॉडी के अंदर कैसे आते हैं। एयर के थ्रू। जब कोई पर्सन सर्दी जुकाम या बुखार के वजह से छींकता, खांसी या थूकता है तो जर्म्स एयर में आ जाते हैं। एक हेल्दी पर्सन इस एयर को ब्रीथ करता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। कुछ डिसीजेस जो एयर के थ्रू फैलते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, मम्स यानी कि कंठमाला का रोग, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और पोलियो। अब खाने और पानी के माध्यम से फैलने वाले डिसीज़ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस। अब डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाले डिसीज़ पढ़ते हैं। बीमार व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रिंगवॉर्म, कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स फैलता है। इंसेक्ट से फैलने वाले डिसीज़ पढ़ते हैं जैसे कि मच्छर, मक्खी और फ्लीज। ये जर्म्स को फैलाने वाला माध्यम है। जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर मलेरिया जर्म फैलाता है। जब यह एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो पर्सन के अंदर मलेरिया जर्म इंजेक्ट हो जाते हैं। जब हाउस फ्लाइज गंदगी में बैठते हैं तो उसकी बॉडी में जर्म्स चिपक जाते हैं और जब वह खाने पर बैठती है तो जर्म्स खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये खाना जब पर्सन खाता है तो बीमार पड़ जाता है। डेंगू वायरस फीमेल एडीज मॉस्किटो के माध्यम से फैलता है। अब कट्स और वुंड्स के माध्यम से फैलने वाले डिसीज़ पढ़ते हैं जैसे कि टेटनस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और प्लांट्स में डिसीज़ फैला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब एंथ्रैक्स पढ़ते हैं। एंथ्रैक्स एक ऐसा डिसीज़ है
जो ह्यूमन्स और कैटल में होता है, यह बैक्टीरियम के द्वारा होता है। वायरस कैटल में डेंजरस फुट और माउथ डिसीज कॉज करता है। अब सिट्रस कैंकर पढ़ते हैं। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो सिट्रस फूड्स के ट्रीज़ को अफेक्ट करता है और एयर से फैलता है। अब येलो वेन मोज़ेक पढ़ते हैं। येलो वेन मोज़ेक एक वायरल डिसीज़ है जो वेजिटेबल्स में होता है, जैसे कि भिंडी। यह इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। पेज 30 देखते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट पढ़ते हैं। यह एक फंगल डिसीज़ है जो एयर और सीड से फैलता है। अब फैक्ट पढ़ते हैं। आयरलैंड में 1845 से 1847 के बीच पोटैटो क्रॉप पोटैटो ब्लाइट फंगस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और बहुत से लोगों को स्टार्व किया। स्टार्व का मतलब भूखा रहने के कारण परेशान होना या मर जाना। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के फैलने को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, ये पढ़ते हैं। ऐसे डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को एयर, फूड, पानी और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। कुछ सिंपल मेथड्स हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ को फैलने से रोकने के लिए, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरों से अलग रखो और इन्फेक्टेड पर्सन को सलाह दो कि छींकते टाइम नाक और मुंह में रुमाल रखो। इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो के द्वारा फैलने वाले डिसीज़ को रोकने के लिए मॉस्किटो को ब्रीड ना होने दो। ब्रीड ना होने देने के लिए अपने आसपास में पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खाने को ख़राब करते हैं उन्हें पढ़ते हैं। बैक्टीरिया और फंगी फूड को स्पॉइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया मिल्क को खट्टा, मीट का प्यूट्रिफैक्शन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और आलू का ख़राब होना, इन सब के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। मोल्ड की ग्रोथ खाने को अनफिट बनाती है। यीस्ट फर्मेंटेशन के कारण फ्रूट जूस, टोमेटो जूस को अनफिट बनाता है पीने के लिए। खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने से टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। ये फूड को पॉइजनस बनाते हैं और ऐसा फूड खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं। हम खाने को ख़राब होने से कैसे रोक सकते हैं। हम खाने में माइक्रोब्स को किल करके बचा सकते हैं। फिर से माइक्रोब्स को ग्रो होने से रोक कर फूड को बचा सकते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करने से फूड ज़्यादा टाइम तक चलता है। इसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ कॉमन मेथड्स हैं। पहला है हीटिंग। खाने को हाई टेम्परेचर पर हीट करने से माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। जैसे कि मिल्क और पानी को बॉयल किया जाता है। माइक्रोब्स को किल करने के लिए UST अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट मिल्क का पार्शियल स्टेरिलाइजेशन है। इसमें मिल्क को 1 से 2 सेकंड के लिए 135 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। फिर UST मिल्क जो टेट्रा पैक में मिलता है, उसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स या ज़्यादा रहती है, जब तक उसे खोला ना जाए। अब पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क पढ़ते हैं। इसमें मिल्क को आधे मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं और फिर तुरंत ठंडा करते हैं। ऐसा करने से बहुत से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं बिना फ्लेवर ख़राब हुए। इसे लुइस पैस्चर ने इन्वेंट किया था। अब कूलिंग पढ़ते हैं। कूलिंग से माइक्रोब्स ग्रो और रिप्रोड्यूस होना बंद कर देते हैं और फूड प्रिजर्व हो जाता है। रेफ्रिजरेटर खाने को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखता है और कुछ दिन तक खाने को ख़राब होने से बचाता है। डीप फ्रीज़र खाने को -18 डिग्री सेल्सियस से कम पर प्रिजर्व करता है और ख़राब होने से कुछ महीनों तक बचाता है। हालांकि इस खाने को अगर फ्रीज़र से बाहर निकालें और गर्म करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं और इसलिए खाने को जल्दी खा लेना चाहिए। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स पढ़ते हैं।
केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये जैम, स्क्वैशेस और केचप्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। कुछ दूसरे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। सॉल्ट ऑस्मोसिस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाटर लूज़ करके बैक्टीरिया ग्रोथ को चेक करते हैं। ये मीट, फिश, अचार, चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। अब शुगर पढ़ते हैं। शुगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और ये जैम, जेलीज और स्क्वैशेस के प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। ये भी माइक्रोब्स से ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर लूज़ करता है। अब ऑयल और विनेगर पढ़ते हैं। ऑयल और विनेगर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट और अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। अब ड्राइंग या डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं। ड्राइंग या डिहाइड्रेशन से पानी को फूड से निकाल देते हैं क्योंकि माइक्रोब्स पानी के बिना ग्रो नहीं हो सकते हैं। सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस यानी कि मसाले और ड्राई फ्रूट्स इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। अब कैनिंग पढ़ते हैं। कैनिंग में फूड को स्टेरिलाइज किया जाता है और फिर उसे एयर टाइट कंटेनर में सील करते हैं। इससे फूड 1 साल से ज़्यादा के लिए ख़राब होने से बच जाता है।